हेलो क्लास 11, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यही 100 क्वेश्चन में से कल आपके एग्जाम में जो है वो हूबहू 40 में से 40 क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए एकदम सभी क्वेश्चन को रट लेना है। इसके अलावा भी एक वीडियो और हम 100 क्वेश्चन का बनाकर आपको दे चुके हैं, आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और एकदम हमारा 200 क्वेश्चन को एकदम रट जाइए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने, कहता है कि मोलर मास ऑफ H2O इज, यानी H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो H2O है, हाइड्रोजन का मास होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1, 2 हाइड्रोजन का हुआ 2 और ऑक्सीजन का मास होता है बाबू 16। तो टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 2 18, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, सापेक्ष आवेश। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, तो इसका आवेश भी जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही पूछता कि रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, तो आपको पता है प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस और इसका जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा +1, लेकिन यहाँ पे हमको पूछा इलेक्ट्रॉन तो उसका चार्ज होगा कितना बाबू, आपका -1। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा हमारा सही हो जाएगा, एकदम रट लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट्स, यानी कि 1 मोल पोटासियम में जो होते हैं वो कितने एटम होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना 1 मोल कुछ भी हो उसमें से हमेशा अवोगैड्रो नंबर इतना, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स ही पाए जाएंगे। तो यहाँ हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 6.022 × 10⁻20 जो है वो 3 एटम्स। तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि पोटासियम के 1 मोल में होते हैं कितना, तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ऑप्शन हमारा दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि बेरिलियम का सेकेंड सेल में जो है बेरिलियम एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि आपका बेरिलियम परमाणु के आपका द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी। बहुत सिंपल, आपका जो बी होता है उसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 बाबू। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में भी कितना जाएगा बाबू 2, क्योंकि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना और सेकंड में मैक्सिमम 8 लेता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 ही को है तो 2 को भरे हम लोग यहाँ फर्स्ट में, तो सेकंड में कितना भरेंगे, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका बेरिलियम के सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू, मात्र 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 2 हमारा सही हो जाएगा। यानी बेरिलियम परमाणु के द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, तो दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से इसको देखना है। कैसे हम लोग निकालेंगे कि लिथियम कौन सा ग्रुप का है। वैसे तो आपको पता होगा, आप जब बात किए होंगे हाल ही ना कर, और ये ग्रुप 1 में आता है, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में आता है, तो वैसे आप डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 5वां का सही हो जाएगा। बहुत मजा आ रहा पढ़ने में आपको, तो जरूर लास्ट में लाइक करके जाइएगा। मात्र आप 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं, एक भी बाहर नहीं जाने वाला इससे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि Mg इज, कहता है कि Mg यानी मैग्नीशियम जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कैसे जानेंगे मैग्नीशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान देना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बाबू 12। हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, देखिए 1s2 2s2, फिर हम लोग जाएंगे 2p6, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 3s, कितना आ जाएगा देखिए 6 2 8 और 2 10, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भरेंगे 2। यानी कि हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे बाबू, एस ब्लॉक में। जैसे 3s में भरे ना, यानी एस ब्लॉक में भरे, तो हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस ब्लॉक में भरे तो ये एलिमेंट भी हो जाएगा मैग्नीशियम किस चीज़ का, तो एस ब्लॉक का। तो हमारा सही आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से कोई और एलिमेंट का भी पूछेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, आपका ये भाई आपके साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स कर लीजिए, एक क्वेश्चन इस तरह से फिक्स कर लीजिए। क्या कहता है, कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 दिया है, इसका एटॉमिक मास 12 दिया है, तो कहता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसको डायरेक्ट आपको रूल नहीं भी पता है तो क्या कीजिएगा, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटा दीजिएगा, यानी कि ऊपर वाला से नीचे वाला घटा दीजिएगा। तो 13 में 6 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा, देखिए 13 में जाएगा 6 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। यानी इसमें से कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एकदम इसको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन फिक्स पूछेगा, भले कार्बन की जगह कुछ और दे देगा, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो 7वां का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द ग्रुप 13 to 18 आर्क। आपको पता होगा कि ग्रुप 13 से 18 तक आपका आता है पी ब्लॉक। क्या आता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, यानी कि वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व को हम लोग
पी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब क्या है कि तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, एटॉमिक नंबर 15 है, तो आवर्त सारणी के बोल रहा है कि किस आवर्त में आएगा, यानी किस पीरियड में आएगा। तो हम आपको पता होगा कि हमारा मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर है 15, कितना है 15, तो इसका हम लोग करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना पड़ेगा बाबू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ग्रुप पीरियड पता करते हैं, ठीक है। तो आराम से हमको देखना है पीरियड कैसे पता करेंगे। 15 है तो आ जाएगा 1s2, फिर आ जाएगा आपका 2s2, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 2p6, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 3s2 है ना, 6 2 8 2 10 और 2 12, ठीक हो गया हमारा 12 हो गया। 3s के बाद आता है बाबू आपका 3p, और हम यहाँ पे p में जाएगा कितना बाबू? वहाँ तेरे 3 जाएगा, कितना जाएगा 3, तो 3 2 5 और 6 कितना हुआ 11 2 13 और 2 15 को कंप्लीट हो गया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा पीरियड कैसे पता करते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 है। तो इसका पीरियड भी कौन सा हो जाएगा बाबू? आपका 3 पीरियड हो जाएगा, यानी कि थर्ड पीरियड। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 9 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा आवर्त में आएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे निकालते हैं? सो कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है और उसी को टिक करना है। तो इसका 3 है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2, बहुत बार 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री BeCl2 का क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका आपको ध्यान में रखना है, इसका लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर, यानी कि BeCl2 का आणविक ज्यामिति कैसा होता है बाबू? रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। देखिए यहाँ पे B इधर रहता है, यहाँ पे एक क्लोरीन, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड एंगल हमेशा ध्यान में रखिएगा 180 डिग्री बनता है। कितना? 180। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है? अब लोग आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं हम लोग के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हम बहुत बार बता चुके हैं इसको। बताइए H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसको वैसे याद कर लेना, पूछेगा तो यही पूछेगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। कैसे आता है? तो इसका हमको करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना बाबू। अब क्या होता है कि सिग्मा 1s में हम लोग देंगे 2 और सिग्मा स्टार 1s में रहेगा 0। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकलता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें सिग्मा वाला और माइनस एंटी बॉन्डिंग, यानी कि इसमें स्टार वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 है, और डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 में माइनस 0 गया तो 2 ही रहा, और 2 से 2 कटेगा बाबू तो आएगा 1। इसी तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ये आपको याद कर लेना है, कोई दिक्कत है? अगला कहता है कि दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ये भी एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन से पूछेगा। कहता है कि H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, होता है हाफ M प्लस बी। क्या होता है इसका? हाफ इंटू M प्लस बी, हाफ इंटू M प्लस बी। M यहाँ पे क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम, यानी कि आपका सेंट्रल एटम के साथ जो है वो कितना सिंगल बॉन्ड वाला एटम जुड़ा है। तो हाइड्रोजन 2 को जुड़ा है और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है बाबू? 2 हो गई। प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? तो सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? तो जिसका नंबर कम रहेगा, जैसे 2 है और ये अकेले है तो नंबर कम इसका है, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, बांटेंगे तो इसका 2 आएगा और फिर आएगा 6, है ना। इसी तरह ना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट में कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग लिख दिए यहाँ पे कितना? 6। कोई दिक्कत है? अब 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पे है 1/2, तो काटेंगे, देखिए 1/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, तो 2 कम 2 और 2 चौके 8। तो कुल मिला के हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो कितना आ गया? 4। लेकिन हम लोग को 4 हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा बाबू तो एक S लेंगे और P हम लोग 3 लेंगे, तो आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3। इसको रट लेना एकदम, कॉन्सेप्ट देख लीजिए कैसे हम लोग किए। सो तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है मतलब समझने में? यानी कि H2O में ऑक्सीजन का जो पर संकरण है वो कितना है बाबू? sp3 है, sp3 है। कोई दिक्कत है समझने में? मजा आ रहा पढ़ने में? एकदम आज का 100 क्वेश्चन आपको एकदम रट लेना है, बहुत मजा आएगा कल के एग्जाम में। वैसे आपको बता दें कि हम आज तो आपका एक ही वीडियो यही वाला देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको 5 7 10 वीडियो देके परेशान करें। एक ही वीडियो देखिए और एकदम गर्दा उड़ा दीजिए एग्जाम में। वैसे हम शाम को एक और छोटा सा वीडियो अपलोड करेंगे, और आपका एग्जाम के सुबह जो है वो सुबह 2 वीडियो देंगे, ठीक है। छोटा छोटा रहेगा और वो वायरल पेपर वाला रहेगा, ठीक है। तो बस आपको इसको देख लीजिएगा एक बार तो अच्छा रहेगा, और ये वाला तो एकदम रट लेना है किसी भी हालत में। अगला क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ SO2 इज, यानी कि SO2 में इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्मों की संख्या कितनी है बाबू? आराम से देखना है।
SO2 है, कहता है कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो देखिए सल्फर यहाँ पे है, इसका ऑक्सीजन इधर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, तो बॉन्ड के को बनाया बाबू, तो 2 और 2 4 को बॉन्ड बनाया ना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो पेयर में बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 2, कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बाबू, 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए बॉन्ड सिर्फ बोलता तो हम लोग लेते हैं 4 बॉन्ड, लेकिन बॉन्डिंग पेयर बोला तो पेयर में हमेशा 2 लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अनुसार से आपको चलना है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला किसी भी शर्त पर। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दी थर्मोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल दिया आपको हम ऐसा सिखाएं कि यहाँ पे डेल्टा HCH लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सी मतलब होता है कंबशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आप तरीका से चलिएगा तो देखिए, जब भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वहाँ हमेशा कंबशन ही होता है। तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा रासायनिक समीकरण जो दिया गया है वो दहन एंथैल्पी का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है देख सकते हैं, इसको एकदम रट लेना है। क्या कहता है, कहता है इन चेंज स्टेट, यहाँ पे आपका जो Hg है वो आपका लिक्विड से बनता है, क्या चीज़ सॉलिड। तो कहता है साइन ऑफ इंट्रोपीज, इंट्रोपी बोले तो डेल्टा S का साइन बोल रहा है कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डेल्टा S जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा जी, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2024 में भी इस तरह से क्वेश्चन आया था डेल्टा जी को लेकर। डेल्टा जी बोले तो होता है गिब्स फ्री एनर्जी। कहता है कि गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0, यानी कि डेल्टा जी हमारा क्या है, नेगेटिव है। और डेल्टा जी जब भी नेगेटिव होता है तो हमारा प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यानी कि यदि डेल्टा जी लेस देन 0 हो तो परिक्रम स्वतः प्रतिवर्ती होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा 18 का क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है आराम से। हाँ, एक पीएच वाला फिक्स कर लीजिए, एक पीएच से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 3-4 सालों से लगातार पूछ रहा है। इसको देख लीजिए कैसे बनाते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे NaOH का हमको क्या पूछा है बाबू, pH वैल्यू पूछा है। और NaOH एक है बेस, और बेस का कभी भी डायरेक्ट pH वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं, पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका POH वैल्यू, क्योंकि इसमें से OH पाया जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है किसमें, NaOH में, इसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड होता है, यानी कि OH होता है। कोई दिक्कत है, कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, क्या होता है, माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ पे देखिए जो NaOH का कंसंट्रेशन है वही होगा आपका OH माइनस का, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो 0.1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर -1, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पॉइंट इधर हम लोग भेजते हैं पावर माइनस जो होता है वो ऊपर बढ़ जाता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 10 का पावर कितना हो गया बाबू, -1। तो यहाँ पे आपको हम बैठाएंगे माइनस लॉग, यहाँ पे कंसंट्रेशन है 10 पर पावर -1। लॉग का नियम होता है कि यहाँ पे पावर सामने से गुना होता है, तो -1 माइनस से गुना होगा बाबू, तो बन जाएगा +1। और यहाँ पे इंटू लॉग 10 का वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिएगा 1 होता है, और 1 × 1 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। यानी फाइनली हमारा POH कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। और आपको पता होगा कि POH प्लस pH बराबर होता है कितना, टोटल जोड़ के होता है आपका 14। आपका POH कितना है बाबू, 1 है, तो pH कितना बचेगा, 13 ना बचेगा। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका pH वैल्यू आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी कि इतना मोलैरिटी NaOH विलियन का pH मान क्या होगा बाबू, 13 होगा। कैसे निकाले समझ में आ गया आपको। बस ये हो गया एक आपका बेस का। इसी तरीके से एसिड का भी बताएंगे हम। अगला जो आएगा आपका क्वेश्चन शो, उसमें से एकदम ध्यान में रखिएगा आपका। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हूबहू जो है वो 2024 में पूछा गया, यही क्वेश्चन आया था। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, आपका एक यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया है और हमको Kc पूछ रहा है, यानी कि आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पे एक दे दिया है। कहता है के लिए समान स्थिरांक Kc क्या होगा। अब हम लोग Kc को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और ये निकलता कैसे, तो ये निकलता है, पहले हम लोग लेते हैं ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है हमारा C और D, और नीचे लेते हैं हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, किसका, रिएक्टेंट का। तो ऊपर में लेंगे हम लोग प्रोडक्ट का, यानी ऊपर में रखते हैं P को और नीचे रखते हैं R को। जो हमारा रेगुलर वीडियो देखें उनको तो एकदम हलवा लगता होगा ये सब। तो ऊपर में होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है C, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे C का, और बगल में है D, तो उसका हम लोग इंटू करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ D, फिर डिवाइड करेंगे किससे बाबू,
तो डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे रिएक्टेंट से। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपका ए और कंसंट्रेशन आपका क्या है बाबू बी है, तो हमारा हो जाएगा क्या केसी बराबर ऊपर में सी डी और नीचे ए बी, ऊपर में सी डी और नीचे ए बी, ऊपर में सी डी और नीचे ए बी। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा देख सकते हैं, ऑप्शन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20 का आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर दूसरा। मजा आ रहा है ना, कैसे बनाए समझ में आ गया। चलिए एकदम रट लेना, ये क्वेश्चन फिक्स पूछेगा, ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए। कहता है अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेविस एसिड और लेविस बेस से एक क्वेश्चन तो फिक्स कर लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है स्पीसीज OH माइनस इज, और जहाँ पे माइनस लगा रहेगा हमेशा आप समझिएगा कि माइनस साइन होता है बेस का। किसका साइन होता है, बेस का बाबू। और यहाँ पे हम लोग सही आंसर होगा लेविस बेस। ऑप्शन नंबर दूसरा 21 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि OH माइनस लगा है तो ये हमेशा बेस से होगा। क्या होगा आपका बेस यानी कि क्षारक ही होगा। कहीं यहाँ पे H प्लस रहता तो हमारा एसिड होता। समझ में आ रहा है, तो ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं। अन्य स्पीसीज OH माइनस क्या है, तो लुईस क्षारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है कि ऑक्सीडेशन इज यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा स्पीसीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, यानी किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन देख लेना है। कहता है कि यहाँ पे 3Mg और N2 बना रहा है Mg3N2, तो कहता है ये किस तरह का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है कंबशन और ये कम्बिनेशन, तो इसको हम लोग क्या बनेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो बहुत सिंपल भी है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा था इसका क्या होगा, सही होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया है वो एक तरह का योग अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, योग अभिक्रिया। और हम लोग 10th में इसी को बोलते थे संयोजन अभिक्रिया, तो दोनों बात सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 23 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, समझ में आ गया कैसे बना रहे हैं। सो बहुत मजा आने वाला है, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहना है। ज़्यादा नहीं, आपको 1 घंटा जो है एकदम बैठ जाना है मोबाइल लेके, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आपके इस भाई का वादा है। हम लोग के सामने 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया यहाँ पे इसमें कौन हमारा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या दोनों है या फिर इसमें से HNO3 या फिर SO2 है। तो इसका सेंसर हमेशा ध्यान में रखिएगा, HNO3 यहाँ पे एक ऑक्सीकारक है, इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। कहता है प्रोटियम इज, यानी कि प्रोटियम है, तो यहाँ पे हमको प्रोटियम का पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, तो आपको पता है कि आपका जो हाइड्रोजन होता है जिसका मास 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रोटियम, इसी को बोलते हैं प्रोटियम। और H2 जिसका मास होता है H2 उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और जिस हाइड्रोजन का मास होता है 3 उसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रीटियम। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है प्रोटियम क्या हो जाएगा, तो जिस हाइड्रोजन का मास 1 है, तो जिस हाइड्रोजन का मास यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा का 1 है। देखिए नीचे रहता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में रहता है मास, तो ऊपर में हम लोग को देखना है। तो हमारा सेंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा एकदम। 25 का सेंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि इन दी रिएक्शन यानी अभिक्रिया यहाँ पे दे दिया है एक, बोलता है कि इसमें X क्या होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये भी नहीं पूछेगा। अगला देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि लिथियम इज, कहता है कि यहाँ पे लिथियम क्या है, लिथियम क्या है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम क्या होगा बाबू, एक आपका अल्कली मेटल है या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि एक क्षार धातु है या फिर एक क्षारीय मृदा धातु है। तो आपका लिथियम आता है ग्रुप 1 में, हालीना लिथियम आता है ग्रुप 1 में। और ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं आपका अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं, एक क्षार धातु। ऑप्शन ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, 28 का सही हो जाएगा। एकदम रट लेना है इसको। अब हम लोग के सामने देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, एकदम इसको दिमाग में बिठा लेना। कहता है कि वर्ग 13 का प्रथम सदस्य है, यानी कि आपका जो दी फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इज, ग्रुप 13 जो होता है पीरियोडिक टेबल में उसमें सबसे पहला एलिमेंट पूछ रहा है कौन हो जाएगा। तो ग्रुप 13 का आप याद किए होंगे, होता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना। तो इसका सेंसर होगा बैंगन, बैंगन का हमारा बी, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। एकदम इसको दिमाग में बिठा लेना है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है H3BO3, यानी कि यहाँ पे H3BO3 एक क्या है। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपका ये चैप्टर हटा दिया गया है इसलिए। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इज, यानी कि CO क्या है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा यह एक आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कि एक उदासीन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है। क्या कहता है, देखिए कि क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन है। इसका सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ये एक तरह का बेंजीन है ना। इसी तरह होता है आपका, ऐसे रहता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बेंजीन। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो किसी का भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम इसको ध्यान से देखना है। कहता है कि IPAC यहाँ पे ग्रुप्स
कहता है सफिक्स ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के लिए, यानी कि OH के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में किस चीज़ का यूज करते हैं, यानी कि एल्कोहल का जब हम लोग नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप रहता है तो आपको पता है कि हम लोग OL लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, यानी ऑल लगाते हैं। एल्कोहल का जो IPAC समूह अनुलग्न है वो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा बाबू आपका OL, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अगला बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका नाम क्या होगा। कहता है कि इसका क्या नाम है, तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन, और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पेंट बोलते हैं। और आपको हम सिखाएं कि 3 दूध 3 रहेगा तो होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं ANE, यानी ये हमारा पेंटेन है। क्या हमारा पेंटेन है, तो पेंटेन हमारा कहाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। ये हमारा एक पेंटेन है, क्या हो जाएगा इसका IPAC नेम, पेंटेन। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि न्यूक्लियोफाइल फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन एक फिक्स पूछेगा। न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। यही पूछता है इलेक्ट्रोफाइल, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत है, तो इसका आंसर होगा आपका नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि इसका IPAC नेमिंग क्या हो जाएगा। तो IPAC नेमिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा कार्बन का चेन हुआ। नंबरिंग करेंगे बाबू, तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत है, नंबरिंग हो गया। पहले हम लोग लिखते हैं आपका ब्रांच का नाम, यहाँ पे ब्रांच 1 है, CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और 2 नंबर पे ब्रांच है तो हो जाएगा इसका 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 मिथाइल। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। फिर हम लोग लिखते हैं मेन चेन का नाम, तो यहाँ पे मेन चेन में 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं बाबू आपका ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। कोई दिक्कत है। और यहाँ पे हम सिखाएं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भले 2 ब्रांच है इसलिए यहाँ पे C है, तो इस तरह से हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं ANE। कोई दिक्कत है। अब हम लोग लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एल्कोहल है और एल्कोहल के लिए हम लोग लगाते हैं OL, और दो आपका वोवेल एक साथ नहीं हो सकता इसलिए E यहाँ पे हट जाएगा, तो बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, या फिर यहाँ पे ब्यूटेन के जगह पे 2 ऑल भी होता है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल आपका कहाँ है, ध्यान से देखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला में हमारा सही होगा, पहला ही हमारा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा बाबू 36 का सही हो जाएगा। इतना सिंपल नाम लिखने आया है, यानी कि यहाँ पे 2 आपका मिथिल ब्यूटेन 2 ऑल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रोपेन के विचरण के लिए, यानी प्रोपेन को बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, कहता है किस अम्ल को सोडियम लवण की आवश्यकता होती है, किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होती है बाबू। तो 37 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन, ये तो फिक्स है। ओजोनोलाइसिस से एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा ही ओजोनोलाइसिस से। क्या पूछेगा, कहता है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन गिव्स, यानी कि प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं, यानी प्रोपीन का ओजोनी जो है वो अपघटन जो होता है वो क्या देता है, तो आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं। प्रोपीन है तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन है, और यहाँ पे ENE है, यानी कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोपीन। 3 कार्बन है और एक जगह डबल बॉन्ड है, तो ये बन गया प्रोपीन। और इसका ओजोनोलाइसिस यानी किसका रिएक्शन करेंगे, किससे बाबू, तो इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे O3 के साथ, इसी को ओजोन बोलते हैं। और ये होता है किसके प्रेजेंस में, ध्यान देना है, जिंक के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे O3 में से एक ऑक्सीजन जिंक के पास जुड़ जाता है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे तोड़ देगा। अब देखिए हमारा क्या बना, CH3 CH, यहाँ पे देखिए CH3 बना, देखिए बाबू क्या बना, टूट गया तो CH3 बना, फिर CH3 के बगल में CH वो है, क्या बन गया बाबू CHO, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ पे प्लस में क्या बन जाएगा, और तो हमारा बन जाएगा CH2O है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग तोड़ के HCHO, कोई दिक्कत है। यानी कि यहाँ हम लोग को 2 एल्डिहाइड मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको 1 कार्बन का एल्डिहाइड मिला और यहाँ पे हमको मिला 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ से बन गया यहाँ पे इथेनॉल, और यहाँ पे बन गया आपका मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलाइसिस से एक क्वेश्चन फिक्स पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि प्रदूषक सूक्ष्म जीव का स्रोत कौन नहीं है, नहीं हटा दिया गया, इसको नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, कहता है कि आपका ये भी नहीं पूछेगा, इसको भी हटा देना है। हम लोग 40 क्वेश्चन तकरीबन देख चुके हैं, 60 क्वेश्चन और देखने वाले, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहना आपको। हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग के सामने यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, भले ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और जाने वाला है ये तकरीबन 35 तक, यानी कुल मिला के हमारा 75 क्वेश्चन, और फिर हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन, तो टोटल हम लोग का इस वीडियो में हो जाएगा 100 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्वेश्चन कहता है कि आवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, बता दीजिए आवोगैड्रो नंबर यानी कि Na का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 6.022 × 10⁻23 यही ना होता है, यानी कि आवोगैड्रो संख्या
का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला कहता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज, ये भी एक फिक्स कर लीजिए, आपका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो जरूर पूछेगा। तो कार्बन का यहाँ पे मास होता है 12 बाबू, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो वह 4, टोटल ऐड करेंगे तो हमारा 12 और 4 कितना होगा बाबू, 16। इसका सेंटर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपका 16U। कोई दिक्कत है? अगला देख लीजिए, ये भी एक नंबर एक फिक्स कर लीजिए ऐसा वाला क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 12, एटॉमिक मास है आपका 24, यानी नाभिक Mg में कितने न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो हम क्या बोलें कि बड़ा नंबर में से हमको घटाएंगे छोटा नंबर, 24 में घटेगा बाबू 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 12 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन O2-, यानी कि आयन O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है O2-, क्या हो जाएगा O2-। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमको ऑक्सीजन का करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू आपका 8, हम लोग कैसे करेंगे 1s2, फिर हो जाएगा 2s2 और हो जाएगा आपका 2p4, है ना, 4 और 4 8 हो गया। अब हमारा यहाँ पे 2- है, 2- कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो पहले इसके पास था 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, यानी इसके पास कितना हो गया बाबू 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो भरेंगे पहले में 1s2 में, फिर भरेंगे हम लोग 2s2 में, फिर भरेंगे हम लोग 2p में, कितना 2 2 4 हुआ, बचा 6, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे 6, तो हमारा O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, एक क्वेश्चन तो फिक्स पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग SPD नोटेशन, कहता है कि द ऑर्बिटल विथ द क्वांटम नंबर n = 3 l = 1 विल बी, यानी कि SPD संकेतन द्वारा जो क्वांटम संख्या n हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, इसका वैल्यू है 3, और l हम लोग बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर को, इसका वैल्यू है 1। तो कहता है कि इसका कक्षक कौन सा होगा, कौन सा ऑर्बिटल आएगा बाबू। तो हम लोग, आपको पता है कि पहले लिखते हैं हम लोग n को, फिर लिखते हैं l को। n का वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका 3, लेकिन l के जगह हम लोग यहाँ पे सबसेल का नाम लिखते हैं, तो l का वैल्यू हमारा 1 है, और आपको पता है कि 1 सबसेल हम लोग 1 है, जब l का वैल्यू रहता है तो हमारा आता है आपका p सबसेल। कौन सा सबसेल आता है, p सबसेल, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 3p बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3p बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत Fe आता है, यानी आयरन जो है वो किस ब्लॉक में आता है, यानी Fe बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन दी पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में आता है। तो आपको हम सिखाएं ब्लॉक निकालने के लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बाबू आपका 26, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 26, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, आर्गन का 18 हो गया, और आर्गन के बाद आता है यहाँ पे आपका 4s और फिर आता है यहाँ पे 3d। कोई दिक्कत है? अब देखिए 26 है, 18 को इसमें भरेंगे तो 18 2 20 और यहाँ बच गया कितना 6, तो हो गया हमारा 26। अब देखिए हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे बाबू, 3d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भरे, 3d में भरे, और d बोले तो d ब्लॉक में भरे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, d ब्लॉक, यानी हमारा आयरन किसका है, तो d ब्लॉक एलिमेंट है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ हमारा जो आयरन है वो आपका डी ब्लॉक वाला है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है यहाँ पे कि पी ब्लॉक तत्व का सामान्य वाद्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP1 से लेकर 6 तक जाता है बाबू, इसको एकदम याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। आपको चारों में से किसी का भी पूछ सकता है, या तो पूछ देगा एस ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एस ब्लॉक का आता है NS1 से 2, पी ब्लॉक का तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर डी ब्लॉक का देखिए ये वाला होता है N-1D 1 से 10, NS 1 से लेकर 2 तक, ये होता है डी ब्लॉक का। बाकी एफ ब्लॉक का भी बहुत ईजी होता है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन उसको भी हम बताने वाले हैं, तो आगे बताएंगे आपको। अगला कहता है कि दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज, कहता है CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और फार्मूला होता है कि सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब देखिए कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, इसके पास 4 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, लोन पेयर नहीं है तो सिग्मा का वैल्यू आया 4, लोन पेयर है GU, यानी स्टेरिक नंबर आया 4, और जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो एगो S और P कितना 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी यहाँ पे CH4 में कार्बन का जो पर संकरण है वो कितना बाबू, sp3, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में? हम लोग एक और आपका बता देते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ M प्लस बी, यही ना होता है मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम माने कि कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, इसके साथ 4 को हाइड्रोजन है तो M का वैल्यू 4 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो 4 और 4 कितना हो गया बाबू 8, यानी कि 1/2 इंटू हो गया 8, काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर आ गया स्टेरिक नंबर 4। जब स्टेरिक नंबर आ गया तो आपको पता है कि sp3 हो जाएगा, एगो s और p3 हो, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मूले से में किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा। इसका सेंस होगा बाबू आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि द शेप ऑफ H2O इज, यानी H2O की आकृति है, बताइए H2O की आकृति कैसी होती है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा H2O की आकृति जो होती है वो बेंट भी होती है, यानी इसका सही आंसर होगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी मुड़ी हुई होती है। वैसे यहाँ पे बेंट भी होना चाहिए, क्लियर, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे मुड़ी हुई भी लिखा रहेगा, बेंट भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत है? अगला कहता है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर इन ClF3, देखिए यहाँ पे ClF3 में लोन पेयर पूछ रहा है। देखिए क्लोरीन, अब क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है, देखिए क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम यानी कि CfF3 में जो एकाकी युग्मों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे लोन पेयर? देखिए क्लोरीन आता है आपका हैलोजन ग्रुप में, और इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक में जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 होता है। 7 होता है मतलब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 हमारा फ्लोरीन जुड़ा है, तो मान लेते हैं एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा और एक फ्लोरीन आपका इधर जुड़ गया, तो बच्चा इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो इसका सेंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें से एकाकी युग्म कितने हैं बाबू? 2 है। कितने हैं? 2। ऑप्शन बी हमारा 10वां का सही हो जाएगा। एकदम आपको समझा के बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि टिक मार दिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। देखिए फिर से आ गया, ये भी आपका हम करा चुके हैं अभी। कहता कि एक यहाँ पे रिएक्शन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, बोलता है कि ये रिएक्शन जो है वो किसका एग्जांपल है, यानी कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण आपको एक दे दिया है। बोलता है आखिर ये किस चीज का एग्जांपल है बाबू? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा H, जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डेल्टा C, क्या लिखा हुआ है? डेल्टा C H0, और डेल्टा C मतलब क्या हो गया? कंबशन। और आपको ये भी सिखाए हैं कि ऑक्सीजन के भी प्रेजेंस में किसी भी चीज का रिएक्शन होता है तो वहां पे कंबशन ही होता है, यानी इसका सेंसर होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ऑप्शन ये हमारा सही होगा, यानी ये दहन का एंथैल्पी है। एक और आता है आपका, आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है बाबू? तो एक एसिड होता है और वो रिएक्शन करता है किससे? बेस से, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बोले तो एक HCl रहता है और एक आपका NaOH रहता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका OH बस देखना है आपको, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन देखना है, H प्लस और OH माइनस जहां भी आएगा आप बोल दीजिएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी रट लेना है। कहता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपको हम पिछला 100 क्वेश्चन में भी शायद एक क्वेश्चन कराए थे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी यानी कि अभिक्रिया की जो मानक एंथैल्पी होती है वो किसके बराबर होती है? तो मानक एंथैल्पी जो होती है वो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होती है, यानी कि उत्पादकों की मानक विचरण एंथैल्पी और अभिकारकों की मानक विचरण एंथैल्पी। यानी पहले यहाँ पे होता है प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी होता है सो माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी। आप शॉर्ट में याद रखना, आपको पहले प्रोडक्ट है इसमें और फिर रिएक्टेंट आपका यहाँ पे इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो बताया ना केसी पूछ रहा है इसमें से। कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, एक रिएक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है कि अभिक्रिया इतना के लिए समान स्थिरांक व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि हर जगह हमको केसी पूछ रहा है। अब केसी हम आपको बताएं कि पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी पहले हम लोग ऊपर में P लिखते हैं और नीचे हम लोग R लिखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट हमारा ये वाला है और रिएक्टेंट हमारा ये वाला, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी हमारा प्रोडक्ट रहे चाहे रिएक्टेंट रहे, कहीं वो सॉलिड में है, किसमें है? सॉलिड में, या फिर लिक्विड में है, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। सिर्फ लेंगे किसको? गैस वाले को, और सिर्फ लेंगे किसको? एक्वस वाले को। इसी दोनों को हम लोग शामिल करते हैं कंसंट्रेशन में, बाकी चीजों को नहीं लेते हैं। तो हम लोग आराम से लिखते हैं केसी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो ये गैस में तो इसको ले सकते हैं, यानी CH3 बाबू, COCH3, इसका हो गया क्या? आपका कंसंट्रेशन, तो ऐसे लगाएंगे यहाँ पे। और ये गैस में तो चलिए ठीक है इसका ले लिए, लेकिन ये हमारा लिक्विड में है तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। तो फाइनली केसी बराबर हो जाएगा आपका CH3CO CH3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है ये, इस बार का फिक्स क्वेश्चन है। एक कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस से क्वेश्चन फिक्स आएगा। कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज NH4 इज, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि NH4 प्लस दे दिया आपको, यानी कि स्पीसीज NH4 प्लस का संयुग्मी क्षार का सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं संयुग्मी क्षार या फिर कॉन्जुगेट बेस, तो जब भी पूछेगा कॉन्जुगेट बेस तो हम लोग समझेंगे ये हमारा कैसा एसिड है, कैसा
हमारा एसिड, और एसिड का नेचर होता है H प्लस देना, और जैसे ही इससे H प्लस एगो निकलेगा तो NH4 प्लस है तो एगो H खत्म हो जाएगा तो बचेगा ओनली NH3। क्या बचेगा? NH3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसका संयुग्मी क्षार, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा आपका? NH3। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन कहता है कि द बेसिक सॉल्यूशन, कहता है कि क्षारीय विलयन के लिए, यानी कि कहीं सॉल्यूशन हमारा बेसिक है तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि सॉल्यूशन कहीं बेसिक है तो उसमें से OH माइनस ज़्यादा होगा, OH माइनस ज़्यादा होगा ना, यानी कि आपका H प्लस आयन से जो होगा वो OH का कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब H प्लस को हम लोग कभी कभी H3O प्लस भी लिखते हैं, यानी कि H3O प्लस का कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा बाबू? तो आपका OH माइनस का, यानी कि यहाँ पे H3O प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा वो लेस देन होगा किसका? OH माइनस से। तो ऐसा आंसर हमारा कहाँ है बाबू? ये बराबर वाला तो होगा नहीं। यहाँ पे H3O प्लस ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन नहीं होता बाबू, कहीं बेसिक है तो ये लेस देन होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है समझने में? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन इन NaBH4 है, यानी कि NaBH4 में बोरॉन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर से। आपको ध्यान में रखना है जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको मानते हैं X। क्या मानते हैं? X। ध्यान देना, हमारा लिखा हुआ है NaBH4, कोई दिक्कत है? इसको मानेंगे हम लोग X और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देंगे। सोडियम का होता है 1 तो यहाँ पे 1, फिर प्लस X, फिर हाइड्रोजन का देखिए हर बार होता है +1, ये हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हाइड्रोजन में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बाबू वो आएगा -1, और -1 तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 + X का 1 + X लिखेंगे, यहाँ पे -4 है उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे X का X ही रहेगा, ये वाला +1 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि हमारा 4 में घटेगा 1 तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी X का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3, यानी कि +3। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी बी का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? +3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पेशल इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन दी रेडॉक्स रिएक्शन, कहता है यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन दे दिया है तो कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है? बोले ना ये फिक्स क्वेश्चन है। कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे दे दिया है, बोलता है कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? कैसे पहचानेंगे बाबू? तो यहाँ पे K है और यहाँ पे F है और यह बना रहा है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका 2 आपका KF, को दिक्कत है? यहाँ पे 2K है, यहाँ पे सॉलिड में आप फ्लोरीन, को दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोटेशियम का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका भी यहाँ पे 0 है, ठीक है? अब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा K प्लस में और टूटेगा F माइनस में। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हम लोग उसका बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है? यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ हो गया इसका +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का बढ़ा तो इसी का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी कि इसमें पोटेशियम का क्या हो रहा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि आपका विलगित निकाय में, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है? तो ध्यान देना है। आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ पे मान लेते हैं एक बीकर है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही आपका मेटर का एक्सचेंज होता है और ना ही आपका एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना? यानी कि देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास और मेटर और एनर्जी, ठीक है? यानी कि ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मास और मेटर का एक्सचेंज होता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि इन अ रिएक्शन, कहता है कि इस रिएक्शन में क्या बनेगा? वैसे ये पूछा जाएगा नहीं, सब हटा दिया गया, लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप पे कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बन रहा है H2O, यानी कि यहाँ पे OH और यहाँ से एक H निकला तो हमारा बच गया सिर्फ कैल्शियम और CO, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। को दिक्कत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये पूछेगा नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है इन अ रिएक्शन, कहता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता है कि Na2O2, यहाँ पे 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं N2O2 का, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा बाबू? तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा आपका NaOH और H2O2, ठीक है? NaOH और H2O2 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि दी फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, वैसे ये पूछेगा नहीं लेकिन देख लीजिए कहीं पूछ दे तो इसका सही आंसर होगा बाबू आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका कली चूना का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो है वो आपका यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आपको पता है कि आपका जो यहाँ पे फास्फोरस जो हो जाएगा उसमें से कार्बन का अपरूप वो नहीं है। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिए। कहते थे फॉर्मूला ऑफ आपका टेट्राबोरैक्स, जो इंपॉर्टेंट रहेगा जो पूछेगा उसको बोल देंगे फिक्स ही आएगा और वही आएगा, देख लीजिएगा एग्जाम में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिए थोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे टेट्राबोरेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका B4H10, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। टेट्राबोरेन का सूत्र होता है आपका B4H10, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब। अगला देखिए, कहता है कि NaH B2H6 के साथ अभिक्रिया कर प्रदान करता है, यानी कि NaH जो है वो रिएक्ट करता है B2H6 से, तो हमको क्या देगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेरोहाइड्राइड। क्या हो जाएगा? सोडियम बेरोहाइड्राइड, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो इस तरह का क्वेश्चन एक फिक्स कर लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 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 ऐसे, कहता है इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले ये साइकिल में है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लो। और कितना इसमें है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ANE, यानी ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से 2-3 बार पूछा गया है, इस तरह से दे दिया था 6 कार्बन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है और साइकिल में, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए लगाते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका 27 का साइक्लोपेंटेन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए, IPSC नेमिंग से फिक्स क्वेश्चन आएगा। क्या कहते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, कहता CH3 CH2, और यहाँ पे लिखा है CO CH2 और आप CH3। CO को हम लोग बोलते हैं कीटोन ग्रुप, आपको पता है कीटोन ग्रुप। हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ पे इक्वल सेम नंबर जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बाबू, यानी कि यहाँ पे इसका IPSC नेमिंग पूछ रहा है तो 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए आपको पता है हम लोग लगाते हैं पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड तो लगाएंगे बाबू ANE। अब बोलिएगा कि सिंगल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? देखिए बाबू, जब भी CH3 CH2 CH2 CH3 रहता है ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ हो गया हमारा पेंटेन। अब देखिए आपका जो है वो थर्ड कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा है? कीटोन लगा है। तीसरा कार्बन पे कीटोन लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और कीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं बाबू ONE, तो हमारा हो गया पेंटेन 3ONE, लेकिन 2 भवेल एक साथ नहीं होता है, तो पेंटेन 3ONE कहाँ आपका? पेंटेन 3ONE, ऑप्शन नंबर सी हमारा 28 का सही हो जाएगा। पेंटेन 3ON हमारा सही हो जाएगा, तो इसको एकदम आराम से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CH2 मॉलिक्यूल इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है CH2 में जो अणु में उपस्थित सिग्मा बंध है वो क्या हो जाएगा, कितने नंबर है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना। देखिए, सिंगल बॉन्ड में ओनली एक सिग्मा रहता है, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा और एगो पाई रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड में बाबू एगो सिग्मा और 2 पाई रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे छापेंगे, CH2 है ना, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखिए यहाँ पे कार्बन रखेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। कोई दिक्कत है? इसको तोड़ दिए। अब सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हमारे पास आ गया कितना? 4 सिग्मा। और एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एगो होता है सिग्मा और एगो होता है पाई, तो यहाँ पे 1 सिग्मा और एगो पाई, तो यहाँ पे 4 सिग्मा और 1 सिग्मा कितना हो गया बाबू? 5 सिग्मा हो गया। तो हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा था, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया? 5, आपका 5 आ गया। 5 सिग्मा बॉन्ड हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, आपको बस हमारा ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये पूछेगा आपका 99% सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला आएगा। अगला कहता है कि C6H5 इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है C6H5, देखिए C6H5 है और ऊपर में यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इसको नहीं भूलना है ना, यानी कि C6H5 जो है वो क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है फ्री रेडिकल से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो जब C6H5 रहेगा तो देखिए, वैसे C6H6 को हम लोग बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं? बेंजीन। लेकिन यहाँ पे जब फ्री रेडिकल आ गया, क्या आ गया? फ्री रेडिकल, और बन गया C6H5, तो एक तरह से ब्रांच बन जाता है, और ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। आपको पता है कि बेंजीन जब ब्रांच में आता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं फिनाइल, और यहाँ पे फिनाइल पर फ्री रेडिकल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिनाइल फ्री रेडिकल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यानी आपका फेनिल आपका मुक्त मूलक। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 30 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एकदम फ्री रेडिकल वाला तो फिक्स आएगा ये क्वेश्चन। अगला बोलता है कि दी रिएक्शन, कहता है कि यहाँ पे एक बेंजीन है, यहाँ पे CH3Cl के साथ यहाँ पे अनहाइड्राइड जो है वो AlCl3 के प्रेजेंस में यहाँ पे बना रहा है, बेंजीन के ऊपर CH3 लग रहा है। तो कहता है कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन से भी क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका, ये आपका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। कहता है आईपीए नेम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट 2Ne। कहता है कि पेंट 2Ne है, कहता है इसका हम लोग ओजोनी अपघटन करेंगे तब हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका क्या नाम होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओजोनोलाइसिस से एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, फिक्स इससे पूछेगा। कैसे करेंगे देखिए, पेंट 2Ne हम लोग को पेंट 2Ne पहले बनाना पड़ेगा। पेंट 2Ne मतलब पेंट बोले तो 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। पेंट 2Ne यानी कि दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ENE मतलब डबल बॉन्ड, तो दूसरा कार्बन को हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और बाकी हम लोग हर जगह कार्बन से भर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 बॉन्ड बनाया तो CH3 हो गया, ये 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 बॉन्ड है तो ये OH आएगा, इसके पास भी 3 बॉन्ड है तो ये OH आएगा, इसके पास यहाँ पे 2 OH आएगा और इसके CH3। कोई दिक्कत है। ओजोनोलाइसिस करेंगे यानी इसका रिएक्शन करेंगे बाबू किससे, O3 से। इसको रिएक्ट करेंगे किससे, O3 से। किसके प्रेजेंस में होता है तो जिंक के प्रेजेंस में। एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जिंक के पास, तो बच गया 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन तोड़ेगा किसको, डबल बॉन्ड को। 1 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिक्स क्वेश्चन आएगा ओजोनोलाइसिस से, ठीक है। अब क्या बनेगा देखिए, CH3 CHO यही ना बनेगा। देखिए CH3 और यहाँ पे देखिए CH3 और बचा CH, फिर CH और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो गया CH3 आपका CHO। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। देखिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा से दिखे। CH3 और फिर बन गया CHO। कोई दिक्कत है। अब अगला देखिए क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 और फिर हमारा बन जाएगा CHO, ठीक है, उल्टा लिखेंगे इसको। बन जाएगा दूसरा हमारा CH3, फिर बन जाएगा आपका बाबू CH2। कोई दिक्कत है। फिर आपका बन जाएगा यहाँ पे CHO बन जाएगा। कोई दिक्कत है। अब इसका हम लोग नाम यहाँ पे नाम दिया ना चारों में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए, CH3 CHO 1 कार्बन मतलब है और यहाँ पे दूसरा कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका इथ बोलते हैं और इथ से बन गया आपका इथेनॉल। इथेनॉल और 3 कार्बन को बोलते हैं मिथ इथ प्रोप। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यानी कि आपका इथेनॉल और यहाँ पे प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रोपेनॉल और इथेनॉल, ऑप्शन सी हमारा 32 का सही होगा। इस पर थोड़ा सा इसको और रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुतों को क्या होता है ऑर्गेनिक से डर लगता है, लेकिन आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। कहता है इन दी आपका कंबसन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन, कहता है कि ब्यूटेन का कंबसन रिएक्शन यहाँ पे होगा। ब्यूटेन का कंबसन रिएक्शन तो यहाँ पे हमको कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, यानी कि ब्यूटेन के दहन में हमको कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा बाबू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 33 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13/2 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। अब कैसे हम लोग जानेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे होता है ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस बार के लिए, लेकिन बस एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये 2-3 सालों से नहीं पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन, तो इस बार भी शायद नहीं पूछेगा क्योंकि मॉडल सेट में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। और आपको मॉडल सेट भी रट लेना, ठीक है। हम आपको मॉडल सेट जो है इसका जारी किया गया है जैक बोर्ड द्वारा, उसको भी रट लेना है। उससे आपका 8-9 क्वेश्चन उसी से रहेगा, फिक्स मॉडल सेट से, ठीक है, तो उसको रट लेना है। अगला कहता है कि कॉमन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, ये फिक्स कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कहता है कि सामान्य ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह क्या है। तो ऑर्थो और पैरा हम लोग आपको सिखाएं कि हम लोग एक्स और वाई, जैसे 2 एलिमेंट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा OH फिर लिखा CHO, इस तरह से रहेगा ना, तो हम लोग देखेंगे सेकंड एलिमेंट को। सेकंड एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट के साथ कहीं सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हमारा OH ही बनाएगा, यानी कि हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। कोई दिक्कत है, हमारा ये क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। वैसे ये हटा दिया गया, लेकिन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं होता है। तो अम्ल वर्षा में कौन नहीं पाया जाता है, तो आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका अम्ल वर्षा में नहीं पाया जाता है, एसिड रेन में नहीं पाया जाता है। तो हमारा टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग और देखने वाले मात्र 25 क्वेश्चन, फिर आपको 100 क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस एक बार आप मॉडल सेट देख सकते हैं। कोई दिक्कत है, हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग के सामने यहाँ पे और 25 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल 100 हम लोग को कंप्लीट करना है और लाना है कितना, 40 में से 40। आपको हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बेहतरीन जाए। खैर हम लोग कम बात करके यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल विच, यहाँ पे L = 3 दिया, कहता है इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी कि L = 3 मान वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए बाबू L का वैल्यू 3 है, तो आपको पता है कि L का वैल्यू 3
होता है तो ये आता है आपका एफ सबसेल। क्या आता है? एफ सबसेल। और एफ सबसेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है कि 14 होता है, यानी कि 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि मोलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैवी वाटर देखिए, हैवी वाटर हम लोग बोलते हैं D2O को, D2 यानी कि ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम का मास जो होता है वो 2 होता है, 2 ड्यूटेरियम है तो इसका मास हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन का मास हो जाएगा बाबू 16। तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। यानी कि आपका भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा बाबू? आपका 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन फिक्स है, ये पूछ सकता है, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है? तो आपका तापमान पर आपका मोलरिटी डिपेंड करती है, यानी कि मोलरता तापमान पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर 2p ऑर्बिटल्स आर, कहने का मतलब कि 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है तो क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? यानी कि 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? देखिए पहले रहता है n का वैल्यू और फिर रहता है l का वैल्यू। अब n का वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 होगा, n का वैल्यू कितना होगा बाबू? 2 होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 2। क्या लिख सकते हैं? n बराबर 2। हमको चाहिए l का वैल्यू, हमको चाहिए l बराबर, अब देखिए यहाँ पे l की जगह यहाँ पे p लिखा है और l देख लीजिए यहाँ पे l कहीं जगह s रहता है तो इसका वैल्यू रहता है बाबू आपका 0, कहीं l बराबर यहाँ पे p रहता है तो इसका वैल्यू होता है 1, कहीं l बराबर आपका d होता है तो इसका वैल्यू होता है आपका 2, कहीं l बराबर f होता है तो इसका वैल्यू होता है आपका 3। ये आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स आएगा इससे। तो p है, p बोले तो l p है और उसका वैल्यू होता है 1 बाबू, तो यहाँ पे l बराबर हो गया कितना? 1, यानी n बराबर 2 और l बराबर 1, n बराबर 2 और l बराबर 1, n बराबर 2 और l बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता है निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। आपको हम सिखाएं कि जब हम लोग नंबर ऑफ एटम ज्यादा निकालेंगे तो हम लोग सीधा मोल निकालेंगे, देखेंगे जिसका ज्यादा मोल उसका नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा हो जाएगा। 1 ग्राम कैल्शियम है, इसका मोल गिवन मास बटा कैल्शियम का मोलर मास हो जाता है 40, ठीक है। यहाँ पे अगला है आपका 1 ग्राम सोडियम, तो गिवन मास आपका 1 और सोडियम का मोलर मास होता है 23, कोई दिक्कत है। अगला यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे गिवन मास है 1 और क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5, लेकिन 2 क्लोरीन है तो हो जाएगा आपका 71। आगे यहाँ पे लिथियम है गिवन मास 1 और इसका मोलर मास होता है बाबू आपका कितना? 7 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1/7, यहाँ 1/71, यहाँ पे आपका 1/40 और 1 बटा यहाँ पे 23 है, कितना है? 23 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा आपका 1/7। तो हमारा सबसे ज्यादा मोल आएगा 1/7 का और हमारा ज्यादा हो जाएगा जब नंबर ऑफ एटम ज्यादा मोल है तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम भी हो जाएगा, यानी 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है एफ ही किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि एफ ही बोले तो आयरन किस ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको हम सिखाएं कि जैसे हमको पूछेगा किस ब्लॉक का है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 26, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आर्गन का होता है 18, कितना होता है? 18, कोई दिक्कत है? 18 भरेंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 4s और फिर आता है आपका 3d, ठीक है। 18 भर दिया, हमको भरना 26, 18 2 20 और 6 26, ठीक है। अब हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे बाबू? देखो डी में भरे, 3d में भरे, तो आपका डी जो हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा आपका आयरन का। आयरन किस ब्लॉक में आता है बाबू? डी ब्लॉक में। किस में आता है? डी ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। आयरन कहाँ है? डी ब्लॉक का तत्व है। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का पूछेगा बना लीजिएगा ना, ये एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी कि 16 ग्राम मीथेन को दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी। देखिए ये 2 साल से पूछा नहीं गया है, लेकिन 2020 में 2022 में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछता था, तो इसको देख लेना है। बोलता है कि हमारा मीथेन बोले तो CH4 कितना है आपका? 16 ग्राम है, कितना है आपका? 16 ग्राम, ठीक है। कहता है कि इसको हम लोग कंबशन करते हैं, कंबशन यानी कि इसका रिएक्शन करते हैं O2 से, तो कहता है हमको कितना यहाँ पे जल मिलेगा, नहीं H2O मिलेगा। तो हम कंबशन में हमेशा 2 चीज बनता है, H2O और बनता है आपका CO2। क्या बनता है? CO2, कोई दिक्कत है? अब देखिए हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। अब कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, कार्बन 1 ही है। हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 है, तो इसको करना पड़ेगा 2। क्या करना पड़ेगा? 2, तो हमारा 2 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन हमारा 2 और 2 हो गया हमारा 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना करेंगे बाबू? आपका 2। कोई दिक्कत है? तो हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे किस में? मीथेन। यहाँ पे ये वाला मीथेन में हम लोग कलर चेंज करते हैं थोड़ा, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे ये वाला मीथेन में, और हमको पूछ रहा है वाटर ना, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। अब मीथेन हमको दिया 16 ग्राम, पहले इसका मोल निकालेंगे। क्या कर लेंगे बाबू?
मोल निकाल लेंगे तो 16 ग्राम का मोल हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे गिवन मास है हमारा 16 और मोलर मास जो हो जाएगा CH4 का तो 12 और 4 16 हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे मीथेन कितना बाबू 1 मोल, कितना है 1 मोल, यानी कि 1 मोल हम लोग मीथेन को जब कंबशन कर रहे हैं तो हमको H2O कितना मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बगल में 2 है, यानी कि हमको यहाँ पे मिल रहा है H2O कितना 2 मोल, कितना मिल रहा है 2 मोल, यानी कि हम लोग 1 मोल जब हम लोग CH4 को जला रहे हैं तो हमको कितना मिलेगा H2O 2 मोल, यानी कि यहाँ पे 2 मोल हमारा सही आंसर होगा। लेकिन 2 मोल हमारा मोल में कहीं नहीं है तो हम लोग 2 मोल का यहाँ पे मास निकाल लेंगे, 2 मोल का मास निकाल लेंगे। अब 2 मोल H2O का मास कितना होगा, देखो 1 मोल का निकालते हैं तो हाइड्रोजन का 2 और प्लस 16 तो कितना हो गया 18 ग्राम, लेकिन हमारा है 2 मोल, 1 मोल का 18 ग्राम तो 2 मोल का हो जाएगा 36 ग्राम, यानी कि हमको कितना वाटर मिलेगा बाबू 36 ग्राम। ऑप्शन ये हमारा सही होगा, ये फिक्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो देखिए 2p4, हाँ 2p4 हो सकता है, 2d5 देखिए 2d कभी भी नहीं हो सकता है, यही आपका पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा तो आपको पहले आता है 1s, फिर आता है आपका 2s, फिर आता है आपका 2p, फिर आता है यहाँ पे 3s, है ना। कभी भी 2p के बाद यहाँ पे 2d नहीं आता है ना, तो यही यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4th सेल ऑफ कॉपर एटम, कहता है कि कॉपर परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे कॉपर का जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, इसका होता है 29, कितना होता है बाबू 29। अब हमको पूछ रहा है कि इसके फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉनिक मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, आर्गन का होता है 18, कितना होता है 18, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 4s और फिर आता है आपका 3d, को दिक्कत है 18 को यहाँ भर दिए, हमको भरना है 29 को, तो यहाँ पे s में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 10 को ये वाला ले लेगा। आपको पता है कि इसका इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। 18 19 और 10 कितना हो गया बाबू आपका 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमको पूछ रहा है कि फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्थ सेल मतलब यहाँ पे 4s में है ना, यानी कि फोर्थ सेल इसी को बोलते हैं, 4 लिखा है ना, इसी को बोलते हैं 4 सेल, तो 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, देखिए ओनली 1, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा 9 का सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब हम लोग मात्र जो है वो तकरीबन 11 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग तकरीबन अपना जो है वो 89 यानी कि 90 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन तक आपको दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। कहता है निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव लार्जेस्ट साइज। तो सबसे पहली बात कि प्लस वाला जितना ज्यादा प्लस रहेगा बाबू उसका साइज उतना छोटा रहेगा, तो प्लस वाला तो लार्जेस्ट होगा नहीं, तो ये दोनों तो वैसे खत्म हो जाएगा। अब हम लोग को इन दोनों में कंपेयर करना है कि साइज किसका बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे है मैग्नीशियम और यहाँ है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना बाबू तो इसका आपका साइज घटता है, तो इसका कम हो जाएगा साइज ना, तो इसका हो जाएगा ज्यादा, तो आपका मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है आता समझने में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है परमाणु संख्या 35 वाला, देख सकते हैं थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा लगेगा आपको। क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है, यानी कि द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना बाबू 35, तो कहता है कि ये किस ब्लॉक में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डायरेक्ट करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 को इसमें भरेंगे। फिर इसके बाद आता है बाबू आपका यहाँ पे आता है आपका 4s, फिर आता है आपका 3d, इसके बाद आएगा आपका 4p, क्या आएगा 4p, 18 यहाँ भरें, 2 यहाँ भरेंगे तो 20 और 10 यहाँ भरेंगे 30, हमको भरना है 35 इलेक्ट्रॉन, तो 5 यहाँ भरेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भरे 4p में भरे, 4p में मतलब कि आपका p सब सेल में भरें, तो इसका जो आपका ब्लॉक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा p ब्लॉक में आ जाएगा, p ब्लॉक ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका फिक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वैसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन देख लीजिए कहता परमाणु क्रमांक आपका 129 है, यानी कि आपका कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 129, तो कहता है इसका आईपीएक नाम क्या हो जाएगा, यानी कि आईपीएसी सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, आपका कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 129, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईपीएसी नेमिंग। वैसे ये पूछा नहीं है, कभी भी नहीं पूछा है, इस बार भी नहीं पूछेगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। इसका सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका इसका एटॉमिक जो आपका आईपीएसी नेम हो जाएगा यूबीई। कोई दिक्कत है, तो इसका सेंस होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला बोलता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स क्वेश्चन इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि आपका हैलोजन बिलोंग्स टू, यानी कि हैलोजन का संबंध किस समूह से, तो आपको पता है कि आपका ग्रुप 17 जो होता है वो हैलोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे कहीं आता है कि नोबल गैस कहाँ से
बिलोंग करता है, तो नोबल गैस का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप 18 से बिलोंग करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खैर इसका सही आंसर होगा आपका हैलोजन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि ये ग्रुप 17 में आता है, यानी कि समूह 17 में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, यहाँ पे ये कहता है ये भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, लेकिन इसको देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है बीच ऑफ दी, कहता है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बाबू? तो सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है साइन गैस इज जो मिक्सचर ऑफ, यानी कि आपका सीन गैस किसका मिश्रण है? तो ये आपका H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण को हम लोग बोलते हैं साइन गैस, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि यहाँ पे CuSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट 5H2O में कितने जो है वो हाइड्रोजन आबंध जो है वो जल के अणु के हैं, यानी कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट 5H2O, यानी आपका कैल्शियम सल्फेट 500 में कितने जो है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसके? तो वाटर मॉलिक्यूल के। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें से मात्र एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको याद कर लेना है, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। ये फिक्स क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको हम बताएं कि कार्बोकेटायन जो 3 डिग्री रहेगा, 3 डिग्री रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला थोड़ा कम, 1 डिग्री वाला उससे भी कम, और 0 डिग्री वाला सबसे कम। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बाबू? जो 3 डिग्री रहेगा। डिग्री कहने का मतलब कि C+ के साथ डायरेक्ट क्या को कार्बन अटैच है, उसी को बोलते हैं डिग्री। कार्बन 1 को अटैच रहेगा डायरेक्ट तो 1 डिग्री, कार्बन 2 को अटैच रहेगा तो 2 डिग्री, कार्बन 3 को अटैच रहेगा डायरेक्ट तो 3 डिग्री, कार्बन 4 को अटैच रहेगा तो 4 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे आपका देखेंगे C+ का सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पे अटैच है। देखिए यहाँ पे C+ से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री है इसका, हम लोग डिग्री लिख लेते हैं पहले, तो इसका आएगा 1 डिग्री। को दिक्कत है? अब इसका देखिए यहाँ पे C+ है यहाँ पे, और इससे डायरेक्ट 3 को कार्बन अटैच है, देख सकते हैं CH3 करके यहाँ पे दे दिया 3, यानी इससे डायरेक्ट 3 को कार्बन अटैच है, यानी इसका डिग्री आ गया 3 डिग्री, और आपका यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल है। बाकी इसको चेक कीजिएगा तो ये भी आएगा 1 डिग्री, आपको इसको चेक कीजिएगा तो ये आएगा 2 डिग्री, लेकिन सबसे ज़्यादा आएगा ये 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद कर लेना है। बस हम लोग 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बाबू। कहता है कि कार्बनिक यौगिक के पृथक्करण और शुद्धिकरण का जो है वो शोधन की सर्वोत्तम और नवीनतम तकनीकी क्या है? ये हटा दिया गया, इसको पूछेगा नहीं, बस इसको एक बार देख लीजिए। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, यानी कि CaCO3 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लाइमस्टोन। किससे? लाइमस्टोन से। तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आप चाहते हैं कि हम और 100 क्वेश्चन देख लें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नहीं भी आपके पास टाइम है तो आप इसको ये 100 क्वेश्चन आज का रट लेना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं आपको फिर फिजिक्स वाले वीडियो में, उसका वेट कीजिएगा।